तो पहले तो एक बार अंकल आप इंट्रोड्यूस कर दो, और चौधरी चरण सिंह से आपका क्या इंटरेक्शन पर्सनल जो भी है आप वो बता दो थोड़ा सा। मेरा नाम केपी मलिक है जी। और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में छोटा सा पत्रकार हूँ। मेरा लगभग 3-3.5 दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। कई सारे जो मीडिया संस्थान है उसमें काम कर चुका हूँ। आजकल मैं दैनिक भास्कर में राजनीतिक संपादक की भूमिका में काम कर रहा हूँ। खेती किसानी और गांव समाज से मेरा विशेष लगाव है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो खेतों की समस्या, गांव की समस्या, किसानों की समस्या पे अक्सर लिखता हूं। और जैसे चौधरी चरण सिंह मेरे नहीं तमाम किसानों के मसीहा हैं, तो इसलिए मेरा भी उनसे एक स्पेशल नाता है। मेरे से इसलिए भी है क्योंकि मेरा जो किसान परिवार है वो कहीं ना कहीं हमारी चौथी पीढ़ी जो है उनको लाइक भी करती है। और जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह की नीतियां रही हैं और वो नीतियां लागू हुई हैं, तो उससे भी हम प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं एक देवता स्वरूप रिश्ता चौधरी साहब के साथ हमारा है, और हम उनको इस नाते बड़ा लाइक करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसान तो उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि किसानों को मालूम है कि वो ज़मीन की जिसकी जुताई करते थे और बहुत सारी ज़मीन साहूकारों की, महाजनों की गिरफ्त में थी, उसको मुक्त करा के किसानों को सौंपना, किसानों को ज़मीन का मालिक बनाने का श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। तो इसलिए मेरा परिवार और मेरा समाज चौधरी चरण सिंह का सम्मान करता है, इज्जत करता है। उसी प्रकार से मैं भी चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ। उनके बारे में लिखता पढ़ता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मुझे लगता है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इतना लिखा है, इतना काम किया है। सबका वर्णन करना और सबको जानना हमारे लिए आसान नहीं है। जी। तो आप कभी पर्सनल मिले हैं चौधरी साहब से? नहीं, चौधरी साहब से मैं पर्सनल वैसे नहीं मिला हूँ, लेकिन मैंने दर्शन उनके किए हैं। जब उनकी तबीयत ख़राब थी तब 12 तुगलक रोड पे मैं अपने पिताजी और अपने ताऊ जी के साथ एक बार आया था, क्योंकि वीरेंद्र वर्मा जी जो उनके साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे वीरेंद्र वर्मा। लास्ट में वो गवर्नर रहे हिमाचल के, और जो है उसके बाद उनके थ्रू वो आए थे कई किसानों को लेके। तो तब मैं बच्चा था तो मैं भी आ गया था, तो तब मैंने एक बार चौधरी चरण सिंह के दर्शन किए थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह से उसके बाद मैं नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका देहांत हो गया था। लेकिन चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी अजीत सिंह से मेरा बहुत करीबी वाला नाता रहा है, और चौधरी अजीत सिंह से लगभग 2.5 दशकों तक मैं जुड़ा रहा हूँ, और उसके मेरे बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं। और उनकी मानसिकता, उनके आचार विचार से मैं बहुत अच्छी तरह प्रभावित भी हूँ और जानता भी हूँ। जी। तो चौधरी साहब ने कई सारी किसान नीतियाँ बनाई सत्ता में रहते हुए। कोई ऐसी किसान नीति जो आपके ध्यान में आती हो, जिस पे आप सोचते हो कि भाई इस किसान नीति ने वाकई हमारे क्षेत्र के किसानों का बहुत फ़ायदा करा, या सिर्फ हमारे क्षेत्र नहीं, नॉर्थ इंडिया के किसानों का फ़ायदा करा, उस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सकें? नहीं, पूरे भारत के किसानों के लिए सबसे बढ़िया नीति तो उन्होंने ये बनाई है कि जैसे आप सोचें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा में अपनी फसल को नहीं बेच सकता था, जहाँ पे हमेशा हमें लगता था कि शायद थोड़ा महंगा वहाँ पे रेट है, तो अगर हम अपनी फसल को स्टेट में क्रॉस करके जाके बेचने की कोशिश करें तो ये अधिकार किसानों के पास नहीं था। तो वो अधिकार चौधरी चरण सिंह ने हमें दिलाया। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि जो ज़मीन पे हम जुताई करते थे, जिस ज़मीन पे किसान जुताई करता था, वो ज़मीन का अधिकारी उसको नहीं था, तो वो ज़मीन का अधिकार दिलाने वाले चौधरी चरण सिंह थे। तो चौधरी चरण सिंह ने तो ये इतना बड़ा काम किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अंकल, हम किसान नीतियों पे बात कर रहे थे कि कौन सी किसान नीति प्रभावित थी? सबसे बढ़िया नीति तो मैंने जो बताया आपको, जो किसानों को उनकी ज़मीनों का मालिक बनाया, वो सबसे बढ़िया नीति थी। जी।
दूसरा उन्होंने कोशिश करी है भारत सरकार में भी, जब वो वित्त मंत्री थे, कई सारी नीतियों को लागू करने की। लेकिन आप जानते हैं कि जो दूसरे सियासी दल होते हैं, क्योंकि मिलीजुली सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी नहीं अपनी पार्टी की, तो उनको जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, और जो वो नहीं कर सकते थे उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी नज़र में अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो मुझे तो ये यूपी वाला जो डिसीजन इन्होंने लिया था खेती का मालिक बनाना, वो सबसे, उसको हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों के हिसाब से कहें तो जमींदारा खात्मा बोलते हैं। जी जी जी। तो वो जो उन्होंने किया था वो सबसे दिल के करीब है और सबसे बढ़िया डिसीजन में वही मानता हूँ। तो जमींदारा खात्मे पे जब हम बात करते हैं तो जितने समाजवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, उन्होंने चौधरी साहब पे ये आरोप लगाए थे कि वो कुलक के लिए काम करते हैं, बड़े ज़मींदारों के लिए काम करते हैं, और छोटे और मार्जिनल जितने किसान हैं उनके लिए काम नहीं करते। तो इस पे आप कुछ बताना चाहिए। अगर विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, तो उनकी बात यही खुद ही इस उत्तर छिपा हुआ है कि बड़े लोगों से ही तो ज़मीनें छीन के छोटे किसानों को दी हैं। तो ये आरोप तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर ये आरोप सिद्ध होता है उनके ऊपर के बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं की ज़मीन छोटे किसानों को कैसे देंगे? तो ये विरोधियों के पास कोई तथ्य इस तरह के नहीं थे। और आज भी मुझे नहीं लगता कि देश में अगर आप किसान की बात करते हो तो चौधरी चरण सिंह से ऊपर कोई किसान का नेता या किसानों की रणनीति वाला पूरे खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश या इसकी बात मत करिए, देश के किसी भी हिस्से में आज तक इतना बड़ा किसान नेता हुआ नहीं है जी। और आज जो कई लोग आरोप लगाते हैं कि पंजाब का किसान आंदोलन, यूपी का किसान आंदोलन, कुछ विशेष जातियों का आंदोलन, चौधरी चरण सिंह के टाइम पे ऐसा नहीं था। उन्होंने तमाम जातियों को जोड़ के, किसान जातियों को जोड़ के, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को जोड़ के जो किसानों के लिए काम किया है वो अनुकरणीय है। उससे बढ़िया काम मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने किया है या आगे कोई कर पाएगा। तो अगला सवाल ये था अंकल कि उनका जो एग्रेरियन रिफॉर्म के प्रति जो रवैया था, जो विजन था, वो उस टाइम के बाकी जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उससे अलग कैसे था? उनका जो ये एक विजन था, ये विजन उनको आया छोटू राम जी ने जो एक पेपर तैयार किया था, ये एक रणनीति तैयार की थी छोटू राम जी ने, और छोटू राम जी उसको लागू नहीं कर पाए सारी चीज़ों को, या उन्होंने अपने क्षेत्र में लागू की क्योंकि वो आज़ादी से पहले इस पे काम कर रहे थे। आज़ादी से पहले उन्होंने लाहौर में काफ़ी सारी चीज़ें की और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, कई सारी पॉलिसी रिफॉर्म भी उन्होंने की। तो उससे कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह प्रभावित थे। तो उनके पास जो इतनी रणनीतियाँ आई, उनके पास जो इतनी सारी चीज़ें थी, उनके पास जो विज़न आया, मुझे लगता है कि उसका केंद्र में कहीं ना कहीं चौधरी छोटू राम रहे हैं, और उन्हीं से ये चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तो उनकी पॉलिसीज़ जो उस टाइम उन्होंने लागू करी, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप आज के टाइम पे क्या देखते? देखिए, आज अगर हम खेती किसानी की, चाहे वो मंडी समिति की बात हो, चाहे किसानों की आप MSP की बात करें, जिन फसलों पर मिल रही है, ये सब उन्हीं की देन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चौधरी चरण सिंह देखते थे, उनका मानना ये था कि गांव में ही बाज़ार होना चाहिए। उनका ये था कि गांव में जिस प्रकार किसान रहता है, किसान के पास अगर बैल होगा तो हल होगा, हल होगा तो लोहार होगा, लोहार होगा तो फिर वो बढ़ई भी होगा, बढ़ई होगा तो नाई, तेली, धोबी, कुम्हार होगा। तो किसान के साथ वो बाज़ार वहीं होगा, और उसको जो एक दूसरे को चीज़ें लेनी है उसके लिए पैसे का दिक्कत ना आए, आपस में ही फसल पे ही लेन देन चले, छोटे उद्योग लगे गांव में ही। आज भी अगर आप देखोगे, जो खादी ग्रामोद्योग का सपना चौधरी महात्मा गांधी का था, वो चौधरी चरण सिंह उसको कैसे सपोर्ट करते थे। अगर हम देखें, चाहे वो कपड़ा बनाने की बात हो, चाहे वो आप उस टाइम पे जो चीज़ें बनती थी छोटी छोटी, उसको ग्रामोद्योग के नाम से आप जानते हैं, तो वो परिकल्पना भी चौधरी चरण सिंह की थी। और गाँव में बाज़ार चलता था, अब हमें शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो धीरे धीरे जो चौधरी चरण सिंह की नीतियाँ थी, उसके बाद जो बाज़ारवाद आया है, उसने गांव को ख़त्म करके और शहर में सब लोग आ गए। आपको बाल काटने के लिए आपके घर पे नाई आता था जो फसल लेता था, पैसे नहीं लेता था वो। आज आप नाई के बाल कटवाने जाते हैं, तुरंत पैसे देते हैं।
आप दर्जी का कपड़ा सिलवाने जाते हैं तुरंत पैसे देते हैं। पहले दर्जी गांव में ही सिलता था, तो पैसे भी नहीं लेता था, उसको पैसे देने नहीं पड़ते थे, हमें उसको फसल के टाइम पे अपना फसल दे देते थे, क्योंकि किसान के पास कई सारी फसलें होती थी और हर 3 महीने में उसकी एक नई फसल आ रही होती थी और उसको भी ज़रूरत थी फसल की। मेन जो मेन ज़रूरतें थी किसी भी परिवार की, अन्न की, खाने पीने की, अपने पशुओं को चारा देने की, वो सब सामान किसान के पास था। तो किसान से जुड़ी हुई सारी जातियाँ रहती थी, इसलिए गांव में ही आपको बाज़ार मिलता था और गांव में ही आपको खरीदार मिलता था। शहर आने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती थी। यही चौधरी चरण सिंह का सपना था, इसको लागू करने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। जी जी। तो किसान संगठन जितने भी गठित हुए हैं उनमें चौधरी साहब की अगर आप भूमिका का बात कर सकें, खास विशेष तौर पे भारतीय किसान यूनियन। देखिए, अगर आप किसान संगठनों की बात करते हैं और मुझे जो याद आता है, चौधरी चरण सिंह के ज़माने में कोई ऐसा किसान संगठन नहीं था जो आज की तरह लड़ाई लड़े, आज की तरह राजनीति करे और राजनीतिक पिट्ठू बने। चौधरी चरण सिंह खुद ही इतने बड़े संगठन थे कि वो चाहे देश की संसद हो, चाहे देश का कोई भी सरकार हो, चाहे कोई दूसरा मंच हो, वहाँ चौधरी चरण सिंह किसानों की आवाज़ उठाते थे। मुझे याद है, कई लोग बताते हैं जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, कि एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था चौधरी चरण सिंह से कि आप जो है फसलों की MSP की या उसकी बात करते हैं, आपको कैसे पता किसी भी प्रोडक्ट के विषय में कैसे आप रेट तय करें? तो उन्होंने कहा था, तुझे पता है कि ऊँट का ताकड़ क्या होता है? तो वो बोला नहीं। तो बोले, जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो तू कैसे कह सकता है? तो जिसको जिस चीज़ के विषय में पता है, अब मुझे खेती किसानी के बारे में पता है, इसलिए मैं किसानों की बात करता हूँ। और आज भी अगर हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह के हिसाब से, आज भी कोई भी फसल उगाते हैं आप, उसकी लागत किसान को नहीं मिल रही है। जो तत्कालीन या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने ये कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो 2022 तक किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई है, लागत जरूर दुगनी हो गई है। तो आज भी किसान तकलीफ में है। तो इस तकलीफ से 2-4 हुए हैं चौधरी चरण सिंह और उन्होंने देखा है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, जो हम उनकी रैलियों में सुनते थे या उनके साथ काम करने वाले लोगों से सुनते थे, वो इस चीज़ के विरोधी थे कि हम एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएं। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में क्या होता था कि गन्ने की ज़्यादा फसलें उगाते थे लोग। गन्ना एक रफ क्रॉप है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो एक उस फिक्स अमाउंट में बिक जाता है, क्योंकि उस पर MSP अंग्रेज़ों के टाइम से ही लागू है। ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं किसान को, भुगतान लेट होता है लेकिन होता है। तो इसलिए किसान ने भी थोड़ा सा अपना फसल का चक्र चेंज कर दिया और वो गन्ने के पीछे पड़ गया। तो उससे बड़े गुस्से में चौधरी चरण सिंह रहते थे और वो कहते थे, एक ही फसल के पीछे क्यों पड़े हो? आपने दलहन उगाना बिल्कुल बंद कर दिया, तो दाल आपको महंगी बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती, जो आपके घर पे पैदा हो रही थी, आपने एकाएक उसको बंद कर दिया, अब आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। तो धीरे धीरे सारी फसल कट करके आप गन्ने पे आ गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हुआ, जिसके चौधरी चरण सिंह हमेशा विरोधी थे। तो चौधरी साहब की नीतियों की वजह से जो हम बाद के फार्मर मोबिलाइजेशन देखते हैं, चाहे वो 1988 की बोट क्लब रैली हो या फिर आपका 2020 का 21 का प्रोटेस्ट हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट, तो इसमें आप चौधरी साहब की भूमिका कैसे देखते हैं? चौधरी साहब तो इससे पहले ही भगवान के पास चले गए थे, पर देखिए उसके बाद की भूमिका कैसे? इसमें अगर आप देखेंगे, चौधरी चरण सिंह के स्वर्गवास के बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने ये आंदोलन शुरू किया था। और क्योंकि वो आंदोलन हमारे गांव से ही शुरू हुआ, तब तो हम कॉलेज में थे, हमारी आंखों के सामने शुरू हुआ। तो उसमें ये था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बिजली घर पे धरना देने आए, क्योंकि अगर आप देखें ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में किसान को दिक्कतें होती हैं और उस टाइम बिजली की बड़ी दिक्कत थी किसानों को। बिजली कम समय आती थी और जब आती थी तो उसमें जो ट्रांसफार्मर एक होता है वो किसान को उपलब्ध नहीं होता था सुगमता से, तो उसके लिए बड़ी मारामारी रहती थी। और गर्मी के सीज़न में चाहे वो गन्ने की फसल हो, चाहे वो कोई दूसरी फसल हो, वो फसल को बड़ा नुकसान किसानों को होता था और भ्रष्टाचार बहुत था बिजली विभाग में। तो उससे कहीं ना कहीं किसान परेशान थे। तो उस चीज़ों से परेशान होने के बाद में कुछ किसानों ने शामली बिजली घर पर धरना शुरू किया और वहाँ पे वो धरना लंबा चल गया और वहाँ से जो है टिकैत के आंदोलन का मामला शुरू हुआ और वहीं से महेंद्र सिंह टिकैत जो है किसान नेता बने
और उसमें वो जब आंदोलन लंबा खिंच गया और उग्र हो गया आंदोलन, तो उसमें 3 किसान मारे गए। लेकिन वहाँ किसानों की जीत हुई एक हिसाब से, और किसान संगठन उसी टाइम बना भारतीय किसान यूनियन के नाम से, और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बना कि ये संगठन कोई राजनीति नहीं करेगा, ये सिर्फ किसानों की समस्याओं की बात करेगा। भाई वो किताब ले लो। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है ये किसानों की उसकी बात करेगा। उसके बाद फिर मेरठ में वो आंदोलन लंबे समय तक चला। फिर वही आंदोलन करने के लिए टिकैत साहब दिल्ली में आए और वोट क्लब पे उन्होंने उस टाइम की सबसे बड़ी रैली की। 88 में राजीव गांधी की प्रस्तावित रैली थी वोट क्लब पे, जिसमें लाखों लोग आने थे, और राजीव गांधी को झुकना पड़ा। राजीव गांधी ने वापस अपना निर्णय लेके राजीव गांधी ने वो रैली लाल किला मैदान में की, और टिकैत की रैली यहाँ पे हुई। लाखों किसान दिल्ली में थे और शांतिपूर्वक जो है उन्होंने अपनी मांगें मनवाई। अधिकतर मांगें सरकार को उस टाइम मांगनी पड़ी थी, और वहाँ से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो है वो किसानों के मसीहा बने। चौधरी चरण सिंह के बाद एक बहुत बड़े किसान नेता अगर कोई बने हैं जो इतने किसानों को इकट्ठा कर पाए, वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे। उसके बाद आज तक कोई, भले ही संगठन आज सैकड़ों की संख्या में संगठन है, और उनके जो दोनों पुत्र हैं महेंद्र सिंह टिकैत के, चाहे वो नरेश टिकैत हों चाहे वो राकेश टिकैत हों, वो संगठन चला रहे हैं। लेकिन जो बात बाबा महेंद्र सिंह टिकैत में थी, जो उनकी आवाज़ दूर तक पहुंचती थी, वो आवाज़ इनमें नहीं है। उसका उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। राकेश टिकैत को कहता भी हूँ कि आप जो धरना देते हो, आप कहीं जाते हो, सरकार आपकी नहीं सुनती है। मुझे वो ज़माना याद है कि जब अपना घर मजबूत होता है तो सामने वाले को आना पड़ता है। मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सिसोली में गन्ने के खेत में उतरता देखा है, क्योंकि किसान नेता मजबूत था। आज किसान नेता कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं, उसका फ़ायदा भी सरकारें उठा रही हैं। उस किसान नेता को मजबूत करने में चौधरी साहब का कितना हाथ था? देखिए, चौधरी साहब ने जिस प्रकार से किसानों की लड़ाई लड़ी, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को मिली, और महेंद्र सिंह टिकैत उन्हीं की उन नीतियों पर आगे बढ़े। महेंद्र सिंह टिकैत के साथ ये था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो खेती किसानी और उसकी बारीकियों को तो समझते थे। अगर आप कैलकुलेशन की बात करें, भले ही चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पढ़े लिखे ना हों, लेकिन वो खेती किसानी की सारी बातें हमसे आपसे ज़्यादा जानते थे। आज अगर हम और आप भी बात कर रहे हैं तो हमें खेती किसानी की बारीकियाँ नहीं पता, क्योंकि हमने खेती किसानी की नहीं है। हमारे पुरखों ने की, हमारे पिताजी ने की, हमने देखा है, हम खेती में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन बारीकियाँ हमें नहीं पता। तो ये सारी बारीकियाँ महेंद्र सिंह टिकैत को पता थी। वो पलट के सवाल पूछते थे। कई हमने उनकी मीटिंग अटेंड करी है, उनके साथ हम रहे हैं, हमने उनके धरने कवर किए हैं। जिस प्रकार से वो ब्यूरोक्रेट से बात करते थे, प्रधानमंत्री से बात करते थे किसी मीटिंग में, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते थे वो, क्योंकि उनको झूठी पट्टी नहीं पढ़ा सकता था कोई ब्यूरोक्रेट, क्योंकि वो धरातल पर काम देखते थे। तो मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह ने जो एक रणनीति शुरू की थी किसान की, उसी को लेके महेंद्र सिंह टिकैत आगे बढ़े हैं। महेंद्र सिंह टिकैत की कोई नई रणनीति खेती किसानी में नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई उस तरह का तजर्बा नहीं था कि आप उसको पढ़े लिखे के हिसाब से या कोई बिल उनके पास हो। वो तो किसानों की जो साधारण समस्याएं थी उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे, और वो वही पुरानी चीज़ें थी जो चौधरी चरण सिंह ने चलाई थी। जी, तो अगला सवाल ये था कि जो 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ, अगर इस वक्त हम देखें, अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो उनका क्या इस मतलब इस जो आंदोलन हुआ या तो आंदोलन होता, वह क्या कैसे भूमिका कैसे निभाते इस आंदोलन में अपनी, या वे इतना मजबूत कर देते किसान को कि आंदोलन करने की जरूरत ना पड़ती, सरकार पर दबाव पड़ता और ये बिल पहले ही ना आते? देखिए, इसमें अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में चौधरी चरण सिंह को देखते हैं, 2021 की आप बात करें, ये जो 3 कृषि बिल वर्तमान सरकार लेके आई थी, इसमें कहीं ना कहीं किसानों का ये मानना है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। बिलों में कई सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बिलों में कई खतरनाक चीज़ें भी हैं। तो अगर चौधरी चरण सिंह होते तो इन बिलों में सुधार करते, क्योंकि इन बिलों में, अगर आप इन बिलों की बात करते हैं तो इन बिलों में कई अच्छी बातें भी। तो चौधरी चरण सिंह अगर होते, क्योंकि उनको सब चीज़ पता थी, तो इन बिलों में सुधार की बात करते जी। वो तो खुद कह रहे थे जी कि किसानों के नए बिल आने चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए। तो ये सुधार के नाम पे
अपने जो निजी हित हैं या अपने जो स्वार्थ हैं उस सिद्धि के लिए बिल लेके आए। किसानों के हित के लिए तो लेके आए नहीं। ये कोरोना काल में चुपचाप ये बिल लेके आने का क्या मतलब है? अगर चौधरी चरण सिंह होते तो ऐसा नहीं होता। और चौधरी चरण सिंह ना भी हों, जो बाकी लोग हैं या ये भी सरकार है या आज के भी नेता हैं, अगर ये पब्लिक में रखते, लोगों का सलाह मशवरा लेते, कमेटी बनाते। अब इन्होंने एक देश एक चुनाव की बात करी है, तो इन्होंने जो पुराने भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनको कमेटी का चेयरमैन बना के सबकी आपत्तियां ली हैं। उन्होंने उस पर एक मीटिंग करी है, रिसर्च करी है, दुनिया भर की इतना टाइम लगा के उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। तो ऐसी रिपोर्ट कृषि बिलों में क्यों नहीं आई? तो चौधरी चरण सिंह होते तो वो कम से कम इस तरह की एक भूमिका बनाते, इस तरह का कोई चीज़ करते, लोगों के सुझाव लेते, तो वो ज़रूर बदलाव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं होते। दूसरी बात, अगर वो करते तो मुझे लगता है कि जो 13 महीने इन किसानों को बॉर्डर पर बैठना पड़ा, तो ये किसानों को नहीं बैठना पड़ता। चौधरी चरण सिंह के ना होने से जो हमारी ताकत घटी है, किसान की ताकत संसद में घटी है। आज किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में नेताओं की कमी है, जो खेती किसानी के विषय में जानते नहीं हैं या पिट्ठू बने घूम रहे हैं सरकार के या व्यापारियों के या सरमाएदारों के या पूंजीपतियों के पिट्ठू बन के जो लोग संसद में काम कर रहे हैं। अगर चौधरी चरण सिंह होते तो शायद वो पिट्ठू कुछ नहीं कर पाते और वहाँ पे किसान हितों की कुछ बात संसद में होती। और आज भी अगर आपको किसानों के हितों के लिए कुछ काम करना है, ग्राम समाज को आगे लेके जाना है, किसानों के लिए अच्छे दिन लाने हैं, तो आपको अपना जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं सदन में बढ़ाना पड़ेगा। सदन में सारी नीतियाँ बनती हैं, सदन से ही सरकारें बनती हैं, सदन में ही बिल बनते हैं। जब तक हम राजनीति में मजबूत नहीं होंगे, जब तक किसान प्रतिनिधि राजनीति में मजबूत नहीं होंगे और किसान की बात को संसद तक लेकर नहीं जाएंगे ईमानदारी से, तब तक किसी किसान का भला होता मुझे नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसे नेता क्यों थे जिसके पीछे पूरे देश का किसान लामबंद हो जाता था? ऐसा क्या तरीका था, ऐसा क्या जादू था उनमें जिसकी वजह से चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसे नेता थे? देखिए, एक तो चौधरी चरण सिंह की किसान के प्रति नीतियाँ, दूसरा चौधरी चरण सिंह का ईमानदार होना, वास्तव में ईमानदार होना। उनके ऊपर आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी कोई उनके ऊपर इस तरह की उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने कहीं बेईमानी की हो, झूठ बोला हो। अगर उनको लगता था कि उनकी पार्टी का भी कोई व्यक्ति ख़राब है, तो वो मंच पे कह देते कि भाई ये मैंने गलती से टिकट दे दिया किसी व्यक्ति को, इसलिए इसको वोट मत देना। कई उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का ये काम भी किया है। हाँ, वो जो राजनीतिक पैंतरेबाजी थी उसमें कई जगह उनको नुकसान हुआ। अगर उनकी जगह आज के नेता होते तो वो पैंतरेबाजी करके लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह सकते थे, लेकिन वो सीधे स्वच्छ आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के दबाव में और संजय गांधी के दबाव में ना आकर सरकार को ठोकर मारना ज़रूरी समझा। उनकी जगह कोई दूसरा आदमी होता, अपने राजनीतिक करियर को बनाने के लिए, अपने निजी हितों को साधने के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा किसान हितों में लड़ाई लड़ते थे, किसानों के हितों के मामलों को आगे लेके चलते थे। ये बात देश का किसान जानता था। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने जब अलग पार्टी भी बनाई थी, तो उन्होंने जो मेन लोग हैं, जो मेन जातियाँ हैं किसानों की, जो अजगर उन्होंने बनाया था, अहीर, यादव, जाट, और उस तरह के सब लोगों को जोड़ के उन्होंने संगठन बनाया था। और उस संगठन की मान्यता पूरे उत्तर भारत में थी। दक्षिण भारत को जाते जाते महाराष्ट्र में भी उनकी मान्यता थी, लेकिन उत्तर भारत के सभी राज्यों में उनकी मान्यता थी और उनकी एक आवाज़ पे इसलिए लोग खड़े होते थे। आपने जो सवाल पूछा है कि किसानों में उनकी मान्यता क्यों थी, तो मुझे लगता है कि खेती किसानी की जानकारी और उनका ईमानदार होना किसानों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो आज जैसे हम देखते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। पूरी नॉर्थ इंडिया की बेल्ट या पूरे देश की अगर हम बेल्ट देखें उसमें, तो ऐसा क्यों है? सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित क्यों रह गई? देखिए, इसमें क्या हुआ है कि बीच में जो चौधरी चरण सिंह के बाद जो चौधरी अजीत सिंह का दौर आया, चौधरी अजीत सिंह सियासी नेता तो थे नहीं, वो राजनीतिज्ञ तो थे नहीं, वो तो परिस्थिति जन्य राजनीति में आए और चौधरी चरण सिंह की
जो लड़ाई थी उसको आगे बढ़ाने का ईमानदारी से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनको राजनीतिक पैंतरेबाजी और राजनीति की जो उठापटक होती है वो नहीं सीख पाए वो, तो उसमें वो फेल हो गए। सबसे पहली चोट तो उनको उसी टाइम लगी कि उनको उन्हीं के लोगों ने धोखा देना शुरू कर दिया, और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने जब एक मौका आया कि उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वहीं उन्हीं के पार्टी लोगों ने उनको चित कर दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे और वो सियासत के मास्टर नहीं थे वो, इसलिए वो फेल हुए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चौधरी चरण सिंह की इतनी बड़ी विरासत थी, चौधरी अजीत सिंह उसको इसलिए नहीं संभाल पाए कि वो सियासत के मजे हुए खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने ईमानदारी से काम किया। अगर हम देखें, राजीव गांधी ने जिस प्रकार से क्रांति लाई थी टेक्नोलॉजी की, उसी तरह से अजीत सिंह भी खेती किसानी में और इंडस्ट्री में क्रांति लाना चाहते थे। उन्होंने कई बिल तैयार किए थे और वो बिल आगे बढ़ाने के लिए कई पूंजीवादी और बाकी लोगों ने उसमें अटकलें लगाई थी, जिससे वो नहीं ला पाए। उन्होंने कोशिश की ईमानदारी से, क्योंकि राजनीति में ईमानदार आदमियों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पैंतरेबाजी ज़्यादा चलती है। तो उस पैंतरेबाजी में माहिर अजीत सिंह नहीं थे, इसलिए उनकी पार्टी सिकुड़ती हुई चली गई और आज पार्टी की हालत ये हो गई कि वो वेस्टर्न यूपी के चंद जिलों में रह गई है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि आज खुद चौधरी चरण सिंह की आज तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो बाकी जो किसान हैं, बाकी जो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, उनकी भी आज तीसरी और चौथी पीढ़ी चल रही है। तो चौधरी चरण सिंह की जो नीतियां हैं, चौधरी चरण सिंह के जो काम हैं, वो हम चौथी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे हैं। हम उन तक नहीं पहुंचा पाए हैं, इसलिए भी चौधरी चरण सिंह को लोग भूलते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की, जिनके कंधों पर चौधरी चरण सिंह की नीतियों और चौधरी चरण सिंह की पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वेस्टर्न यूपी बाकी आप छोड़ दीजिए, अगर वेस्टर्न यूपी में ही आप चौधरी चरण सिंह का सर्वे करने निकलेंगे, आप तो इतने लोगों से बात कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के विषय में जानने वालों की संख्या चंद उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। चौधरी चरण सिंह के विषय में पता ही नहीं है लोगों को। जो आजकल के लड़के आए हैं, कोई भी 50 साल से नीचे का व्यक्ति चौधरी चरण सिंह के बारे में, मतलब मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह के बारे में जानता है। चौधरी चरण सिंह थे, ये थे, वो थे, ना उनकी नीतियों के बारे में जानता है, ना उनके इतिहास के बारे में जानता है। तो ये गलती उन लोगों की है जो उनकी विरासत को आगे लेके चल रहे हैं। उनकी विरासत को आप राजनीति में तो लेके चल रहे हैं, निजी स्वार्थ और हितों को साधने के लिए तो चल रहे हैं, लेकिन आप उनका जो सपना था, उनकी जो चीज़ें थी, वो जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट उन किसानों में, उस समाज में नहीं है, और आप अपना निजी हित देख के यहीं तक सीमित हैं। इसलिए धीरे धीरे जो है चौधरी चरण सिंह की जो तस्वीर है वो धूमिल होती जा रही है, उसको धूल जमती जा रही है। उस धूल को साफ़ करने वाला कोई नहीं है। अब आप यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए कि आप जहाँ मुजफ्फरनगर में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण करते हैं, वहीं बराबर में एक किसान आग लगा के सुसाइड कर रहा है। उसी में 3 दिन पहले एक किसान वहाँ पे जो है गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। तो कहीं ना कहीं किसान खुश नहीं है, किसान परेशान है। तो आप उन किसान की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप उन किसान के परिवार से नहीं मिल रहे हैं, आप उनकी दिक्कतों के बारे में नहीं जान रहे हैं, आप सिर्फ मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो उस चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का क्या सच्ची श्रद्धा है हमारी मूर्ति में? अगर हम जो जिंदा किसान है उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे, जिस किसान ने सुसाइड किया हम उसके परिवार से बात नहीं कर पा रहे, हम उसको, अगर यही चौधरी चरण सिंह होते तो वो समाज के लोगों को ही कहते, भाई ये इसको दिक्कत है, सब लोग मिल के इसकी मदद करो। चौधरी चरण सिंह के पास कुछ नहीं था देने के लिए, वो नहीं देते थे, वो परिस्थितियाँ ऐसी बना देते थे। कई लोगों के यहाँ शादी ब्याह हो रही है या कोई दूसरा काम हो रहा है और उसको अकेले को दिक्कत है, तो वो सबको एक आदेश दे देते थे, भाई सबको मिलकर करना है। तो नेता का काम यही होता है कि वो इस तरह का निर्देश दे, इस तरह की चीज़ें करे। तो इसलिए क्या है कि ये चीज़ आज का जो संगठन चलाने वाले उनके जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं कर पा रहे। तो चौधरी साहब ने 50% रिजर्वेशन की बात करी थी किसान के बच्चों के लिए, और एक तरह से किसान राज की भी बात करी थी। उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या 50% रिजर्वेशन किसान के बच्चों के लिए आज भी कुछ रेलिवेंट है, होना चाहिए ऐसा? देखिए, चौधरी चरण सिंह किसान के बच्चों के लिए 50% रिजर्वेशन करने के पक्षधर क्यों थे?
क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि किसान गांव में रहता है, गांव के बच्चों को पढ़ने में तकलीफ़ होती है, तो गांव के बच्चे का जब रिजर्वेशन होगा वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो शहर में बच्चे पढ़ते हैं वही सब सीटों पर बैठ जाते हैं, वही तमाम ब्यूरोक्रेट तमाम नौकरी में वही बैठते हैं और गांव के बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए उनका ये था कि ये नौकरियां फिक्स की जाए 50%, ताकि जो पिछड़ा आदमी गांव में है, जो किसान के बच्चे, वो भी आगे बढ़ सकें। लेकिन जो सरकारें आती रही, उनकी सरकारों के बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कहीं ना कहीं कि किसान हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, किसान अपनी नीतियाँ ना बनाने लगे, किसान को जानकारी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे से पूंजीपति लाभ उठाते हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लीजिए कि आप किसानों को सब्सिडी देने की बात करते हैं। आप किसानों को तो सब्सिडी दे रहे हैं, कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब्सिडी कौन ले रहा है, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो कौन सा पूंजीपति है जिसके पास पैसा जा रहा है, और वो पैसा इतना पैसा इकट्ठा जा रहा है तो उसकी जानकारी किसान को नहीं है। किसान को एक कट्टे की आप बात करते हो, वो कट्टा पहले 50 किलो का होता था, अब 45 किलो का हो गया। रेट बढ़ा नहीं आपने, लेकिन आपने उसमें क्वांटिटी कम कर दी। तो ये बारीकियां किसान को ना पता चले, इसलिए सरकारों ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा जो सवाल इसके बाद आपने पूछा था, एक और इसी में जो था रिजर्वेशन के बाद एक और किसान राज की बात, किसान राज की, हाँ, किसान राज की बात वो इसलिए करते थे, जो मैंने आपको पहले कहा कि किसान और उनकी आवाज़ जो लोग हैं गाँव में, वो संसद में आए। संसद की भागीदारी जो है, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 3 किसान हैं, और वो किसान भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे किसान की। आज भी अगर संसद का आकलन आप करते हैं तो संसद में कितने नेता हैं जो खेती किसानी की बात दबंगई से करते हैं? आप बताइए मुझे, एक नेता का नाम बता पाएंगे? नहीं। तो इसलिए वो चाहते थे कि किसानों के लोग भी बड़ी तादाद में संसद में हों, सरकार में हों, ताकि वो किसानों के लिए अच्छी नीति, अच्छी पॉलिसी बना सकें। जी, तो अगला सवाल ये था अंकल के जो चौधरी साहब थे, उनसे आज के किसान या आज के किसान नेता किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं? देखिए, आजकल के जो किसान नेता हैं वो खाली कहने के लिए किसान नेता हैं। उनमें से अधिकतर अपनी दुकानें चला रहे हैं। आज जिस प्रकार से सियासत हो रही है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो किसानों की राजनीति हो, किसान का भला कोई नहीं सोच रहा है। हम सरकार की दलाली किस प्रकार से कर सकें, हम अपनी दुकान किस प्रकार से चला सकें, हम अपने निजी हितों को किस प्रकार से साध सकें, उसकी रणनीति बन रही है। अगर सच्चे हितों में आप देखें और सच्चे अर्थों में आप देखें तो मुझे कोई नेता ऐसा नज़र नहीं आता जो ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। तो किसान नेताओं के अराजनीतिक होने से भी क्या किसानों की लड़ाई घटी है? मतलब किसानों की लड़ाई उस मजबूती से सामने नहीं आ पाती? देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि महेंद्र सिंह टिकैत ने जब संगठन बनाया था तो उसमें अराजनीतिक लिखा था, और संगठन चलाने की जिम्मेदारी बाद में राकेश टिकैत के पास आई। और राकेश टिकैत ने भी चुनाव में जो राजमाइश करी, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की बात करी, लेकिन लोगों को याद आ गया कि भाई चौधरी टिकैत ने तो कहा था कि ये अराजनीतिक है। हालांकि आज राकेश टिकैत उस रणनीति पर लौट आए हैं। वो चुनाव लड़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम लोग तो अराजनीतिक, 5 मिनट, हम तो अराजनीतिक हैं। तो उसके बाद जो है अराजनीतिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे तो राजनीति होती है। जो पर्दे के पीछे की राजनीति होती है वो तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन होती तो है। अगर ये पर्दे के पीछे की राजनीति बंद हो जाए तो किसान के अच्छे के दिन अपने आप आ जाएंगे। सरकारें और पूंजीपतियों के दबाव में किसान नेता भी रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक उनके दबाव में आप रहेंगे, पूंजीपतियों के, सरकार के दबाव में, अपने निजी हित और स्वार्थ में आप रहेंगे, तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। चाहे और किसान नेता आ जाएं, और चाहे जितने संगठन अभी हैं सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में किसान संगठन बन जाए, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। तो जो लेगेसी है चौधरी साहब की, क्या आपको लगता है वो बड़ी है या घटी है? और ख़ास तौर से जो भारत रत्न मिला है, इसके बाद आपका क्या व्यू है इस पर? नहीं, देखिए, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देके हम छोटा करने की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह तो खुद भारत रत्न है, किसान के सीने में लगे हुए हैं। तो चौधरी चरण सिंह एक किसानों में चमकता हुआ सितारा है। भारत रत्न उसके सामने को बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जो लंबे समय से उनके अनुयायियों की मांग थी और उन्होंने उनको सम्मान दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं।
लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क किसी को पड़ा है अब मैं इत्तेफाक नहीं रखता। चौधरी चरण सिंह की जो मान्यताएं हैं उनके अनुयायियों में, उनके जानने वालों में, वो बरकरार हैं और जब तक वो ज़िंदा है उनके मन में रहेगी। मुझे चिंता और फिक्र सिर्फ इस बात की है कि जो नए युवा आ रहे हैं, चाहे वो युवा किसान हो, चाहे वो किसी भी समाज के युवा हों, खेती किसानी से जुड़ने वाले हों, वो इनकी नीतियों के बारे में नहीं जानते, वो पढ़ते नहीं हैं, उनको पता नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चौधरी चरण सिंह जी के लिए जो सम्मान होना चाहिए किसानों में, वो आज के बच्चों में नहीं है। जो गांव में भी कई किसान काम कर रहे हैं, उन्होंने नाम तो चौधरी चरण सिंह का सुना है, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह की नीतियाँ और उनके बारीकी की वजह में नहीं जानते। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम, मैंने फिर कहा कि जब आपने किसान ट्रस्ट बनाया हुआ है, जब आपने चौधरी चरण सिंह के नाम पे आपके पास हर चीज़ उपलब्ध है, तो और आज आप सरकार में भी हैं, तो आपको कम से कम प्रचार प्रसार चौधरी चरण सिंह का करें और उनकी नीतियाँ और उनके विचार जन जन तक पहुँचे, इसका प्रयास जयंत चौधरी को करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में अगर चौधरी साहब एक्टिव होते तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होती जो वो अपनाते, कि कौन सी नीति वो लागू करते, या कौन सी किसान की ऐसी पीड़ा है आज के वक्त जिस पे चौधरी साहब खास तौर पे ध्यान देते हैं? तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा था, चौधरी चरण सिंह अगर आज होते और आज बाजारवाद जिस तरह से बढ़ गया है, तो वो हमें बोलते अपनी रणनीति चेंज करने के लिए। जैसे हम अपना गेहूं बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहे हैं और हमारा 2000 रुपये क्विंटल में कोई गेहूं खरीदने को तैयार नहीं है, और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं हम उनकी कॉस्ट खुद तय कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी फसल के दाम तय नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम उसका चेंज कर दें, अगर हम गेहूं के बजाय उसको दलिया पीस दें और हम दलिया ऑनलाइन बेचें, तो हम उसके रेट फिक्स कर सकते हैं। या हम खाली चने की बोरी उठाए घूम रहे हैं बेचने के लिए, और हम उस चने को पीस लें और उसका बेसन बना दें या उसकी दाल बना दें, और हम पैक करके खुद ऑनलाइन, हमारे जो नए किसानों के बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो टेक्नोलॉजी से जोड़ के अगर हम खेती किसानी करें और उसमें आगे बढ़ें, तो मुझे लग रहा है चौधरी चरण सिंह अगर होते तो इस चीज़ को बढ़ाते और वो फिर वापस बाजारवाद को, खेती किसानी को खींच के गाँव में लाते। क्योंकि आप ऑनलाइन पे काम कहाँ से कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है आपके लिए शहर हो, आप ऑनलाइन काम गाँव से भी कर सकते हो। आपको सप्लाई करनी है, ऑनलाइन सप्लाई हो रही है तो गाँव से भी हो सकती है। तो अगर चौधरी साहब होते तो इस तरह की चीज़ें करते। और मैं तो खुद भी कहना चाहता हूँ कि आज हमें खेती को खेती नहीं करना होगा, आज हमें इसको बिजनेस बनाना पड़ेगा, इसको व्यापार बनाना पड़ेगा। अगर आप खेती को व्यापार की तरह देखेंगे तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। और देश में 70% लोग कृषि पे आधारित हैं, वो किसी भी तरीके से है, आप उनको हटा ही नहीं सकते। खाना पीना सारा कुछ उसी से आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आप उससे बच नहीं सकते। कोरोना में सारी चीज़ें बंद हो गई, तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई, तमाम चीज़ें बंद हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया। लेकिन उस अर्थव्यवस्था को किसने बचाया? कृषि ने। और गांव का किसान जो है तब भी काम कर रहा था, कोरोना में भी सब घरों में छुप के जब बैठे थे तो वो किसान खेत में था। तो उस किसान का सम्मान होना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं, हमारी थाली में खाना आता है, तो सबसे पहले किसका चेहरा याद आता है? उस किसान का जो खेत में काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर चौधरी चरण सिंह आज होते तो वो हमें ये कहते कि अपना जो है नज़रिया बदलो खेती के प्रति। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम बचपन में हमने सुना था किसी से, तो वो टोपी पहनते थे और उनके बाल उड़े हुए थे, मेरे थोड़े ज़्यादा, उनके तो यहाँ से उड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा था ये जगह खाली पड़ी, यहाँ पे भी आओ, गन्ना बोलो। तो वो ये कहते थे एक चीज़ के पीछे हमें क्यों पड़ना। अब आज मुझे आप बताइए कि हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जो हमारे खेतों में उगते थे, चाहे वो दालें हों, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, आज उनकी कीमत आसमान छू रही है। तो हम गन्ने को छोड़ के उन फसलों को क्यों नहीं बोते? हम अपना तिलहन या दलहन क्यों नहीं उगाते? तो क्योंकि हम भी काम नहीं करना चाहते। हम खाली किसान की बात तो करते हैं, लेकिन अगर हम किसान को भी देखें तो बदमाशी तो किसान भी कर रहा है। किसान पेस्टिसाइड डाल रहा है, किसान को मेहनत ना करना पड़े। जहाँ पानी की ज़रा सी जरूरत, ट्यूबवेल चला के आ जाता है, बटन दबा के पानी बह रहा है। तो किसान भी उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। और वही एक व्यक्ति थे कि वो किसान उनकी डांट भी खा लेता था, उनकी बात भी सुनता था। आज कोई ऐसा व्यक्ति देश में नहीं है
जो किसानों को डांट के उनके कान ऐंठ के काम करवा सके। इसके लिए चौधरी चरण सिंह उपयुक्त थे। अगर किसी किसान को वो डांटते भी थे तो वो ये कहते थे कि इनकी डांट भी हमें खाद सा लगता है, हमें ऊर्जा देता है इनकी डांट। तो ऐसे व्यक्ति चौधरी चरण सिंह थे। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर वे आज होते तो किस पक्ष में खड़े होते? क्या वे भाजपा के साथ होते जैसे उनकी विरासत है? मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह अगर आज होते तो वो किसी के साथ नहीं खड़े होते, वो अलग खड़े होते। जो चीज़ें आज की तत्कालीन या वर्तमान सरकार कर रही है वो कभी इन चीज़ों के पक्ष में नहीं रहे। और अगर हम देखें, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उस समय सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन वो इनकी विचारधारा से कतई प्रभावित नहीं थे। इनकी विचारधारा के विरुद्ध वो काम करते थे, विरुद्ध रहते थे। इसीलिए आपको याद होगा कि सरकार बनाने में और सरकार गिरवाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ भी उनके समय था। भारतीय जनता पार्टी को वो कभी लाइक नहीं करते थे, इनकी रणनीति को लाइक नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये पार्टी कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के प्रभाव में काम करती है और वो हमेशा पूंजीपति के विरोधी रहे। और आखिरी सवाल लगभग यही था कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप चौधरी साहब को कहाँ पाते? नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आज चौधरी साहब एक सम्मानित हस्ती हैं हम लोगों के। उसमें अगर हम देखा जाए, हमें दुख होता है कि जो उनके वंशज हैं, जो उनका परिवार है, जैसी आशाएं लोग उनसे करते हैं, जैसा लोग सोचते हैं, जैसा किसान आशा करते हैं, वो उसके अनुरूप उस पर पूरे नहीं उतर रहे हैं, खरे नहीं उतर रहे हैं। अब जिस प्रकार से जयंत चौधरी ने जिस प्रकार से आचरण किया है पिछले 1.5 दशक में अगर देखें, तो उससे कहीं ना कहीं किसान खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि आप कहीं ना कहीं दबाव में आ गए हैं। अगर आज चौधरी चरण सिंह होते तब क्या वो दबाव में आते? वो तो इंदिरा गांधी के दबाव में कभी नहीं आए, जेल चले गए लेकिन दबाव में नहीं आए। क्या आज के नेता जेल जाने को तैयार हैं? ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि चौधरी चरण सिंह अगर होते तो वो जेल जाना चुनते, अपने ऊपर आरोप नहीं सुनते वो। तो आप जयंत चौधरी को जब भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल की बात 14 में आई, उसके बाद यूपी के विधानसभा चुनाव में 17 में आई, उसके बाद लोकसभा चुनाव 19 में आई, उसके बाद फिर 22 में आई, तो आप इनमें कभी भी आपने समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं किया। और आप 2024 के चुनाव के दौरान आप एकाएक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसा क्या? आप जो कहते थे चुनाव से पहले कि 400, भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि अब की बार 400 पार, आप कहते थे अब की बार गन्ना भी 400 पार, वो 400 पार तो हुआ नहीं गन्ना। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के अलावा मुझे तो कोई याद आता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी सरकार ने कोई काम किसानों के हित में किया है जिससे जयंत चौधरी कह सकें कि भाई हमने सरकार में आके ये काम कराया है। उल्टा ये हो गया कि जो पहला सीज़न है इसमें 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ कि भाई असरदारी से, आपकी असरदारी से भुगतान में तेज़ी आ गई हो, कुछ हो गई हो, कोई नई चीज़ हमें नज़र आती नहीं हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छा काम आपने सरकार के साथ जाके किया है। तो चौधरी चरण सिंह होते तो ऐसे संदिग्ध फैसले वो नहीं लेते जो फैसला उनके वंशजों ने लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।